हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 29वां वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था? तो किसने सफलतापूर्वक निर्धारण किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, इसका निर्धारण किसने किया था? तो इसका निर्धारण किया था मिलिकन ने। किसने किया था? मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कितना होता है? 10⁻⁻9 कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पर। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप पूरा देखना चाहोगे तो पूरा होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ताकि अगर मान लीजिए पूरा दे दे कभी ऑप्शन में तो आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाइएगा, अगर आप लोग यही रट्टा मार के रहिएगा 1.6, तो इसीलिए मैं पूरा बता दे रही हूँ। ठीक है, कितना रहता है पूरा? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आइए बात करते हैं जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज। अगर वहीं चैडविक की बात करें तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। और यही गोल्डस्टीन वाला क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया था। ठीक है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई लेवल का हो, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे पूछते हैं ना। ऐसा थोड़ी केवल इजी क्वेश्चन पूछेगा या केवल हार्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन पे? तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन पे ना ही निगेटिव चार्ज रहता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था? तो किसने नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था? तो ये दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसे क्या कहा जाता था? इसे परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? नाभिक नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था? और इन्होंने कहा था कि नाभिक का आयतन जो है परमाणु के कुल आयतन का क्या होता है? नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन का बहुत ही कम भाग को घेरता है। कितना घेरता है? देखिए, परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है परमाणु का त्रिज्या? 10⁻⁻10 मीटर। जबकि नाभिक का त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक का त्रिज्या। तो कभी कभी त्रिज्या से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परमाणु का त्रिज्या कितना होता है। तो परमाणु का त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि नाभिक का त्रिज्या होता है 10⁻⁻50 मीटर। तो इन्होंने जब सिद्धांत दिया था, नाभिकीय सिद्धांत, तो यही सब बात उन्होंने बताया था। ठीक है, और कैसे खोज की थी नाभिक की? तो रदरफोर्ड एवं उनके साथ उनके दो साथी भी थे, जिसका हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शडेन नाम था। इन्होंने सोने की बहुत ही पतली चादर पर अल्फा कणों का बौछार कर परमाणु के नाभिक की खोज की थी और परमाणु के नाभिक का मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। अगर डी ब्रोगली की बात की जाए तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डी ब्रोगली ने। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज की थी। अगर एंडरसन की बात की जाए तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एंडरसन ने तो पॉजिट्रॉन का खोज किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक का विपरीत है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? तो एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था 1897 में। कब किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज? 1897 में किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसने हेंस बोसेन का नाम सुने ना?
उसी की खोज और इन्हीं के नाम पे सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पे पड़ा था। सत्येंद्रनाथ बसु भारत के ही वैज्ञानिक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसके परमाणु क्रमांक समान हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगर समस्थानिक का एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बिल्कुल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, अगर वहीं इसके समस्थानिक की बात की जाए तो परमाणु संख्या 1 होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएगा। इसके बाद परमाणु संख्या 1 होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम ट्रिटियम है ना, पर समस्थानिक तो उसका 3 है हाइड्रोजन का। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक न्यूट्रॉन है। इसमें कितना न्यूट्रॉन है थर्ड वाला में? तो थर्ड वाला में 2 न्यूट्रॉन है। लेकिन तीनों का देखिए परमाणु संख्या, नीचे वाले को परमाणु संख्या बोला जाता है, ऊपर वाले को परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों का परमाणु संख्या समान है ना, लेकिन न्यूट्रॉनों का संख्या भिन्न भिन्न है ना, न्यूट्रॉनों का संख्या, क्योंकि फर्स्ट वाला में तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन सेकेंड वाला में 1 न्यूट्रॉन है, जबकि थर्ड वाला में 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु संख्या समान है। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समभारिक किसे कहते हैं? तो समभारिक हम उसे कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान सेम हो। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक। तो ध्यान दीजिएगा, समभारिक हम उसे कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। एग्जाम्पल हम लोग किसे देख सकते हैं? तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु द्रव्यमान 40। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, परमाणु द्रव्यमान 40, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान 40। तो इन तीनों का देखिए द्रव्यमान सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। आर्गन का 18 बताई मैं, पोटेशियम का 19 बताई मैं, कैल्शियम का 20 बताई मैं। ठीक है, तो ये समस्थानिक का एग्जाम्पल हो गया। वहीं अगर सब न्यूट्रॉनिक की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि न्यूट्रॉनों का संख्या समान होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों का संख्या समान होता है। ठीक है, उसे सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं लेकिन परमाणु का संख्या डिफरेंट होता है। परमाणु का संख्या डिफरेंट होता है लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या समान होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जबकि समभारिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट है, उसे समभारिक कहते हैं। और समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान डिफरेंट हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सब न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल नहीं बताया ना मैं। सब न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं समस्थानिक, हाइड्रोजन के तीसरा समस्थानिक, जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान 3 लेकिन परमाणु क्रमांक 1। वहीं अगर हीलियम का आप देखना चाहेंगे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4। तो इसमें अगर एक माइनस कर लेंगे, परमाणु क्रमांक को अगर परमाणु द्रव्यमान से घटा लेंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है। तो अगर हम परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन का संख्या बच जाएगा। यानी कि 2 न्यूट्रॉन इसमें भी है, 2 न्यूट्रॉन उसमें भी है, तो न्यूट्रॉन का संख्या समान हो गया ना, इसीलिए इसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था? तो किसने आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत मोसले ने दिया था। किसने दिया था? मोसले ने दिया था। मेंडलीव की अगर बात की जाए तो मेंडलीव के अनुसार कुल आवर्तों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के अनुसार जो है कुल आवर्तों की संख्या 7 थी लेकिन वर्गों की संख्या 9 थी। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को बैठाया था। किसके अनुसार? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को बैठाया था। किसने? मेंडलीव ने। परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार भी कहा जाता है। ठीक है, अगर डोवेराइनर की बात की जाए तो डोवेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। किसके नियम दिया था? क्वेश्चन में कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोवेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ठीक है, तत्वों का त्रिक नियम डोवेराइनर ने दिया था 1817 में। जबकि न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था? तो
अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1866 में। कब दिया था? 1866 में दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता है, केवल पूछता है कि अष्टक नियम किसने दिया है, त्रिक नियम किसने दिया। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ऐसे याद रखेंगे तो आपको अष्टक नाम नियम भी याद रहेगा और नाम भी याद रहेगा। और डोबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है। और न्यूलैंड के अनुसार 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त हो गया था। न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था उसका 56वें तत्व थोरियम पर उसका सिद्धांत समाप्त हो गया था, ठीक है। अगर बात की जाए, एक बार एग्जाम में पूछा था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है किस तत्व पर जाके समाप्त हो गया था। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है? वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। ये क्या नाम बताई मैं? न्यूलैंड। हाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। इसके बाद लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। और उनके द्वारा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त होता था। कहाँ होता था उनका? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ समाप्त हो गया था? 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त हो गया था, लेकिन अष्टक नियम लागू मात्र कैल्शियम तक ही हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ की, एक मिनट, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि संघ की कार्यपालिका, खुद ही क्वेश्चन बता रहा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 यानी कि 53 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होंगे। कौन होंगे? भारत के प्रथम नागरिक होंगे, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता, एक सेकेंड के लिए भी खाली नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, 6 मंथ के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कोई भी उपराष्ट्रपति बने, या फिर उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते तो वरिष्ठ न्यायाधीश बनते हैं, लेकिन बनते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ के अंदर करवाना अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 मंथ के अंदर करवाना अनिवार्य हो जाता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पूरे कार्यकाल के लिए होता है, ठीक है। पूरे कार्यकाल के लिए, मान लीजिए पहले वाले राष्ट्रपति 2 साल कार्य कर लिया है तो 3 साल बचा राष्ट्रपति का कार्यकाल, 3 साल बचा ना। लेकिन जो नेक्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव होगा फिर से, तो वो 5 साल के लिए चुने जाएंगे, 3 साल के लिए नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है पूरे कार्यकाल के लिए चुनाव होता है, ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 52 में कहा गया, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 53 में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा भी हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी भी बार हो सकता है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 करता है, ठीक है। मैं इससे संबंधित क्वेश्चन किसी दिन और लाऊंगी तो विस्तार पूर्वक बता दूंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी भी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो किसी विवाद का निर्णय जो है वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 71 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में किसी प्रकार का अगर विवाद हो गया तो उसका निर्णय करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटर्नी जनरल की अगर बात की जाए तो अटर्नी जनरल का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न इट मीन्स कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ही अपने कार्यकाल पर पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति जब नहीं चाहेंगे, राष्ट्रपति को मन होगा तो वो 1 साल में हटा सकते हैं, नहीं तो 5 साल में हटा सकते हैं, उनकी मर्जी, ठीक है। तो इनके बारे में दिया जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे महाधिवक्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधिवक्ता भी कहा जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्य न्यायाधीश किसे देते हैं त्यागपत्र अपना? तो मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। सभी कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को देनी होती है। किस अनुच्छेद के तहत जो है सभी कार्यों की सूचना, मतलब क्या हो रहा है मंत्रिपरिषद में, क्या हो रहा है देश में, इन सब चीज़ों का सूचना राष्ट्रपति को देते हैं प्रधानमंत्री, उनका दायित्व है। किस अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो अनुच्छेद 78 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 78 के तहत देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 77 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 77 कह रहा है कि कोई भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा कोई भी कार्य? तो भारत में कोई भी कार्य होगा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये अनुच्छेद 77 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है? अनुच्छेद तो 75 इसमें दिया ही नहीं है। अनुच्छेद 75 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये अनुच्छेद 75 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 76 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 76 अटर्नी जनरल के बारे में बताया है। ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें डिस्कस कर दी। अटर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्यूट्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो म्यूट्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूट्रिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? तो म्यूट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसे HCl भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HCl। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में पाया जाता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक का pH मान होता है 0.5 से 1.5। कितना होता है? 0.5 से 1.5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान होता है। अगर वही मैलिक एसिड की बात की जाए तो मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल की बात की जाए तो जितने भी सोडा वाटर या फिर कोई भी पेय पदार्थ होता है उस सारे में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा पेय पदार्थ, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। साइट्रिक अम्ल की बात की जाए तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू एवं नारंगी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू एवं नारंगी में, या फिर जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल BPSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसिटिक अम्ल घुमा के क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप लोग अगर जानते रहेंगे तो आसानी पूर्वक आंसर दे सकते हैं। ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए या बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टाटरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टाटरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और टाटरिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है टाटरिक अम्ल? टाटरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है टाटरिक अम्ल। ठीक है। अंगूर और इमली में टाटरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, एक ऑक्जेलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और इसे दाग धब्बे मिटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग दाग धब्बे, या फिर कभी देता है कि इंक गिर गया मान लीजिए आपके डेस्क पे, तो किस एसिड का उपयोग कीजिएगा आप इसे मिटाने के लिए? तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड किडनी में जम जाने के कारण स्टोन हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में कांच घुलनशील होता है? तो किस अम्ल में कांच घुल जाता है? तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कौन सा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसमें कांच घुल जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जस्ट मैं बताई किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और घास में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जस्ट मैं बताई सिरका में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरका और अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आइए इसे ज़रा देख लेते हैं। नील नदी, पहले तो नील नदी
दो नदियों से मिलकर बनता है। किससे बनता है? दो नदियों से मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। एक वाइट नील, एक ब्लू नील। वाइट नील जो है वो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है वाइट नील? वाइट नील अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, जबकि ब्लू नील इथोपिया के टाना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इथोपिया एक देश है, वहीं टाना झील है, उसी से ब्लू नील निकलती है। और अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है, वहीं से वाइट नील निकलती है। और ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। कहाँ मिलती है? सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। और मिलकर जब आगे बढ़ती है तो यही नदी नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? फिर नील नदी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है ना, देवप्रयाग में। इसके बाद गंगा कहलाती है ना। उसी प्रकार से वाइट नील और ब्लू नील सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, इसके बाद नील नदी के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी गिरती कहाँ है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी है। कौन सी? यांगजी या यांगटीसी भी बोला जाता है इसी नदी को, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चीन में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में बहती है। इसका शायद 6300 किलोमीटर लंबाई है इसका, और 6600 किलोमीटर लंबी नील नदी है, ठीक है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कोसी नदी को। बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन नदी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। पूछा गया है किसी एग्जाम में, इवन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। किस नदी से इस द्वीप का निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी से। और कहाँ स्थित है माजुली द्वीप? तो ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नदी द्वारा निर्मित सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा द्वीप कौन सा द्वीप है? उमा जी। कौन सा द्वीप है? उमा नाम है शायद, उमा, हाँ उमा ही नाम है। उमा द्वीप सबसे छोटा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा ही निर्माण किया जाता है, इस द्वीप का भी, ठीक है। और माजुली द्वीप का भी निर्माण ब्रह्मपुत्रा के द्वारा किया जाता है। सॉरी, उमा नहीं, उमानंद नाम है। उमानंद ही विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा के द्वारा होता है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप, जिसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्रा के द्वारा होता है। और दोनों स्थित है असम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, शायद 67th वाला में पूछा था। विश्व की किस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है? तो सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देशों की संख्या है? 54 है। कितने हैं? 54 है। एशिया सेकंड नंबर पे आएगा। इसमें कितने देशों की संख्या है? तो 48। एशिया में हालांकि देखिए क्षेत्रफल के अनुसार से पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार से एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज होकर आसानी से गलत कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर देश पूछेगा सबसे सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें 54 देश है। और एशिया महाद्वीप सेकेंड स्थान में आता है जिसमें 48 द्वीप है। कितना देश है? 48 देश है, ठीक है। तो आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन और लिख लीजिए ताकि गलत ना हो, ठीक है। तो अगर देश के अनुसार पूछ लिया जाए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ देशों की संख्या सर्वाधिक है। सेकंड नंबर पे एशिया हो जाएगा। थर्ड नंबर पे यूरोप हो जाएगा, यूरोप में 44 देश हैं। फोर्थ नंबर पे अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, जहाँ 23 देश है। और फिफ्थ नंबर पे दक्षिण अमेरिका हो जाएगा जहाँ देशों की संख्या 14 है। कितना है? 14 है। और अंटार्कटिका, यहाँ एक भी देश नहीं है, ये रिसर्च को समर्पित है, ठीक है। यहाँ अनुसंधान का कार्य किया जाता है, यहाँ एक भी देश नहीं है, कोई आदमी नहीं रहता, केवल यहाँ रिसर्च करने के लिए जाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा हो जाएगा देशों के अनुसार? अफ्रीका, सेकंड नंबर पे एशिया, थर्ड नंबर पे यूरोप, फोर्थ नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 48। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 44। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? 23।
दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? 14, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ लिया जाए महाद्वीपों का क्रम, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से एशिया महाद्वीप हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे यूरोप और सेवेंथ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और एक मात्र महाद्वीप कौन सा है जो देश भी है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? तो बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। कितना है? 1106 है, जो कि भारत के जितने भी राज्य हैं, अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछ लेगा तो बिहार ही हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। अगर राज्य का जिक्र नहीं करे और सीधा बोले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जगह है? तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना? 11,320 है। कितना है दिल्ली का? तो दिल्ली का 11,320 है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए दिल्ली नहीं होगा। अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो राज्य अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 है। अगर राज्य का जिक्र नहीं करे, डायरेक्ट सबसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। कितना जनसंख्या घनत्व है? 11,320। अगर 1021 की बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि बिहार में कौन सा जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहाँ 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं। कितनी है? 1021 महिला है गोपालगंज की। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। कितनी है? 1084 महिलाएं। तो ये केरल का हो जाएगा, ठीक है। लिंगानुपात, केरल का लिंगानुपात भारत में सर्वाधिक है राज्य में, ठीक है। और अगर बिहार में पूछ लिया जाए कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज हो जाएगा। कितना है? 1021 है। कितना है? 1021 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। कितना है? 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? भारत का लिंगानुपात 919 है। कितना लिंगानुपात है? 919 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सजानंद सरस्वती, यमुना काजी या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। हुंकार पत्रिका से सभी संबंधित है। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि हुंकार पत्रिका अगर उपरोक्त में से सभी नहीं दे और इनमें से चूज करना रहे, तो सजानंद सरस्वती हो जाएगा, क्योंकि सजानंद सरस्वती ही सर्वप्रथम हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किए थे। लेकिन 1940 में राहुल सांकृत्यायन और यमुना काजी भी इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। लेकिन 1940 में किए थे। लेकिन सबसे पहले निकाले कौन थे? तो सजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार पत्रिका निकाला गया था। सजानंद सरस्वती द्वारा एक और पत्रिका निकाला गया था, कौन सा? किसान क्या करे। किसान क्या करे किसी की पत्रिका है? तो सजानंद सरस्वती की है, ठीक है। किसकी है? सजानंद सरस्वती की, किसान क्या करे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था मजरूल हक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मजरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आश्रम की स्थापना की गई थी? पहले तो आप ये जानिए सदाकत आश्रम की स्थापना हुई कब थी? तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में, मजरूल हक के द्वारा। सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किसने दिया था? ज़मीन दिया था खैरू मियाँ ने। किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किसने दिया था? तो खैरू मियाँ ने दिया था, ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजरूल हक ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और यही सदाकत आश्रम से मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड नामक अखबार निकाला गया था। कौन सा? द मदरलैंड नामक अखबार निकाला गया था, ठीक है। और विद्यापीठ की स्थापना 1921 में 6 फरवरी 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा इसी सदाकत आश्रम से किया गया था। और इसी सदाकत आश्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो सदाकत आश्रम में ली थी। और सदाकत आश्रम कहाँ है? तो पटना में ही स्थित है, ठीक है, जो मजरूल हक के द्वारा
स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916-17 में की गई थी। कब की गई थी? 1916-17 में की गई थी। ठीक है। सच्चिदानंद सरस्वती की बात की जाए तो सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा सीताराम आश्रम की स्थापना की गई थी। किस आश्रम की स्थापना? सीताराम आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके लिए ज़मीन इनको किसने दिया था? तो सीताराम ने दिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बिहटा में किए थे। कहाँ किए थे सीताराम आश्रम की स्थापना? तो बिहटा में किए थे। पटना के पास ही बिहटा पड़ता है, वहीं पर किए थे इन्होंने सीताराम आश्रम की स्थापना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया। निम्नलिखित में से किस आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ हुआ था सेवाग्राम आश्रम या साबरमती आश्रम से। तो इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ है वो हुआ था पवनार आश्रम से। किस आश्रम से? पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र में पड़ता है और इसी आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और पवनार आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। और ब्रह्मदत्त तक का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि थर्ड सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। चौथे सत्याग्रही कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी चौथी सत्याग्रही? तो सरोजिनी नायडू थी चौथी। और प्रथम महिला सत्याग्रही थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। और कब प्रारंभ हुआ था सत्याग्रह? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है। सेवाग्राम आश्रम की बात की तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1936 में। कब किया गया था सेवाग्राम आश्रम की स्थापना? 1936 में। ठीक है। और इसी को वर्धा आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। किस आश्रम के नाम से जाना जाता है सेवाग्राम आश्रम को? वर्धा आश्रम के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वर्धा आश्रम के नाम से भी? इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि वर्धा शहर के निकट ही सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई थी 1936 में, इसलिए इसे वर्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है सेवाग्राम आश्रम को। ठीक है। अगर साबरमती आश्रम की बात की जाए तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916-17 में हुआ था, क्योंकि कोचरब आश्रम की स्थापना सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत में की थी 1915 में। और यही कोचरब आश्रम को साबरमती किनारे ले गए 1916-17 में और वहीं पर स्थापित किया गया साबरमती आश्रम। ठीक है। साबरमती नदी किनारे होने के कारण इसका नाम पड़ गया साबरमती आश्रम। और यही कोचरब आश्रम को वहाँ पर हस्तांतरित किया गया था 1916-17 में। लेकिन कोचरब आश्रम की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1915 हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सदाकत आश्रम, अभी जस्ट मैं बताई कि बजरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और सीताराम आश्रम की स्थापना तो शाहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी सीताराम आश्रम की स्थापना? शाहजानंद सरस्वती ने। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करना होगा। किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो उन्होंने भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1901 वाले कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता ई दिनसा वाचा ने किया था। किसने किया था? इदुल्ची दिनसा वाचा ने। इनका नाम पूरा इदुल्ची दिनसा वाचा ने 1901 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। अगर 1924 के बेलगाम अधिवेशन की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 वाला बेलगाम अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। उसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1924 वाले अधिवेशन की। ठीक है। 1916 की बात की जाए तो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो AC मजूमदार ने। पूरा नाम इनका अंबिका चरण मजूमदार है। ठीक है। इन्हीं के द्वारा 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ये अधिवेशन लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से या लखनऊ समझौता के नाम से? क्योंकि इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुए थे। 1907 में सूरत फूट के समय
गरम दल और नरम दल में दो भागों में बट गया था ना कांग्रेस के जो सदस्य थे वो दो भागों में बट गए थे, गरम दल और नरम दल। कब बटे थे? 1907 में, जिसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उस समय अलग हुए थे, इसके बाद वापस से मिले ये लोग 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किसके सहयोग से गरम दल और नरम दल एक हुए थे? तो गरम दल और नरम दल एक हुए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के प्रयास से। किसके प्रयास से? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के प्रयास से नरम दल और गरम दल एक हुए थे, ठीक है। और इस अधिवेशन में एक और ख़ास चीज़ हुआ था। क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन जो मिला था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा 1916 वाले अधिवेशन में, ठीक है। और इसी कारण से मुस्लिम लीग ने पहली बार कांग्रेस का मंच साझा किया था, एक साथ दोनों एक मंच पर अपना अपना अधिवेशन किए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। कब मिले थे वो लोग? तो 1916 वाले अधिवेशन में। और ये किसके प्रयास से हुआ था? तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। लेकिन गरम दल और नरम दल एक हुए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्हीं के द्वारा 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इन्हीं के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। एम.जी. रनाडे की बात की जाए तो एम.जी. रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था एम.जी. रनाडे के द्वारा। और कौन कौन थे इसमें? तो एम.जी. रनाडे थे, गणेश वासुदेव जोशी थे और एस चिपलुंकर थे। कौन थे? एस चिपलुंकर, एम.जी. रनाडे, गणेश वासुदेव, इन्हीं के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। और एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के भी नाम से जाना जाता है। एम.जी. रनाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। आत्माराम पांडुरंग की बात की जाए तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में, कब? 1867 में किसकी स्थापना की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1867 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मकबरा शैली का जन्मदाता? एक मिनट, ये क्वेश्चन कैसे हो गया है भाई? हाँ अब ठीक है। किसे कहा जाता है मकबरा शैली का जन्मदाता? तो मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता? तो मकबरा शैली का जन्मदाता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मकबरा बनवाया गया था, इसीलिए इनको मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने अपने बेटे नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद, किसके? अपने बेटे नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। कौन सा मकबरा बनवाया था अपने बेटे नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा दो सिक्का चलाया गया था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, जीतल और टंका। कौन सा सिक्का चलाया था? दो, जीतल और टंका। टंका जो था वो चांदी का सिक्का था और जीतल तांबा का सिक्का था। किसका सिक्का था? जीतल तांबा का सिक्का और चांदी का सिक्का डंका था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जीतल और टंका नामक सिक्का किसने चलाया था? तो जीतल और टंका नामक सिक्का जो है इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि टंका नामक सिक्का जो था वो किस धातु का था? तो वो चांदी का था। किसका था? चांदी का था। जबकि जीतल नामक सिक्का जो चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा वो तांबा का था। किसका था? तांबा का था, ठीक है, तांबा या कॉपर। बलबन की बात की जाए तो बलबन को चारबाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किसकी जन्मदाता कहा जाता है? चारबाग शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने आराम बाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन है जिसे मूल रूप से बाबर ने ही 1528 में बनवाया था और इसी में चारबाग शैली का निर्माण किया गया था। पहली बार चारबाग शैली में आराम बाग गार्डन को बनवाया गया था बाबर के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1528 में। इसीलिए बाबर को चारबाग शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि
भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा किसका था? तो पहला उद्यान मकबरा जो है वो था हुमायूं का, जो 1570 में निर्माण किया गया था। हुमायूं का मकबरा पहला उपमहाद्वीप में उद्यान मकबरा है, ठीक है। और हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे घोषित किया गया था? हुमायूं के मकबरा को। कब किया गया था? 1993 में किया गया था, ठीक है। और हुमायूं के मकबरा को मुग़ल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुग़ल साम्राज्य का कब्रिस्तान किसके मकबरा को कहा जाता है? तो मुग़ल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है हुमायूं के मकबरा को। किसके मकबरा को? हुमायूं के मकबरा को, ठीक है। बलबन की अगर बात की जाए तो रक्त एवं लोह की नीति, लोह एवं रक्त की नीति किसने चलाया था? तो लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाया था। किसने चलाया था? बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति चलाया था, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हर रोज़ आप लोग से कहती हूँ कि एग्ज़ाम बहुत पास बचा है, आप लोग पढ़ाई में थोड़ी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, और मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास लाऊंगी और बेस्ट से बेस्ट अपना दूंगी। और सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर PYQ लगा रहे होंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। और आप लोग केवल BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाइएगा, बाकी सारा जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहा है या हो चुका है वो सारे का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। इससे आइडिया मिलेगा आप लोगों को, खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि मैम जो पढ़ा रही है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।